बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज में हम मुख्तलिफ तरह के इश्यूज को स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इश्यूज को स्टार्ट करें, हम अर्थ एटमॉस्फेयर को समझते हैं। क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर को अगर हम समझ लें तो हम बाकी इश्यूज को इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर पाई जाती है उसमें मुख्तलिफ तरह की गैसेस पाई जाती हैं। अब वो गैसेस कौन कौन सी हैं? उसमें नाइट्रोजन है जो कि 78% पाई जाती है। इसके बाद आ जाती है ऑक्सीजन जो कि 21% पाई जाती है, दूसरे नंबर पर ये आती है। और अदर गैसेज हैं जो कि 1% तक पाई जाती है, जिसमें मेन चीज़ वाटर वेपर्स और ट्रेस गैसेज आती हैं। ट्रेस गैसेज यानी जो कि बहुत ही 1% से भी कम अमाउंट के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% पाई जाती है, हाइड्रोजन है, आर्गॉन है, हीलियम है और ओजोन लेयर शामिल है। तो ये मुख्तलिफ तरह की गैसेज हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को बना रही है। अब ये जो गैसेज हैं एयर के अंदर तो मौजूद होती हैं, लेकिन इसके मुख्तलिफ जो हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर्स होती हैं। देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन द एयर। अर्थ के ऊपर जितना भी एनवायरनमेंट पाया जाता है वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। अब उस एटमॉस्फेयर के अंदर 4 लेयर्स पाई जाती हैं, जिसमें पहले नंबर पर आ जाती है थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी मीजोस्फियर और चौथी है थर्मोस्फियर। ये 4 लेयर्स पाई जाती हैं। अब सबसे पहले जो लेयर आ रही है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड अप टू 18 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। अगर आप देखें, ये सी लेवल है, सी लेवल से ऊपर जो है 20 किलोमीटर तक जो है वो क्या है? ट्रोपोस्फियर आती है। स्ट्रेटोस्फियर जो है यहाँ पे 50 किलोमीटर है, वहां तक ये स्ट्रेटोस्फियर आती है। 50 से 90 तक जो है वो क्या आती है? मीजोस्फियर आती है। और इससे अबव जो है वो 600 किलोमीटर तक थर्मोस्फियर आती है। तो ये 4 लेयर्स हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर ये ऐसी लेयर है जिसके अंदर जो है हवाई जहाज और जेट जो है इजिली फ्लाई कर सकते हैं। सो इट इज़ एन आइडियल लोकेशन फॉर फ्लाइंग। इस तरह वेदर का फिनोमिना जो है वो भी इसी लेयर के अंदर होता है, यानी मौसम गर्म सर्द जैसे भी है वो ट्रोपोस्फियर के अंदर चेंजेस की वजह से होता है। दूसरी लेयर आ जाती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये 50 किलोमीटर तक पहुंचती है और इस लेयर के ऊपर जो है वो ओजोन की लेयर पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ओजोन की लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर पाई जाती है। और इसका काम क्या है? जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है, दो तरह की होती है, इंफ्रारेड और दूसरी अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है इसको फिल्टर करता है, इसको आने से रोक देता है। तो इस तरह से ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो बचे रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर क्या है और इसके क्या इफेक्ट है नेगेटिव, जिससे बचाने के लिए ओजोन लेयर अपना रोल प्ले करती है। दूसरी चीज, दूसरी लेयर जो आ जाती है वो है उसका नाम मीजोस्फियर। मीजोस्फियर जो है ये 85 किलोमीटर तक जाती है और ये कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, सबसे ठंडी लेयर है। और इसका टेम्परेचर -100 से भी बिलो है टेम्परेचर, यानी -100 जो है उससे भी कम टेम्परेचर जो इसका है, इसलिए ये सबसे ठंडी लेयर है। दूसरी, चौथे नंबर पर जो आ जाती है वो है थर्मोस्फियर। थर्म का मतलब है हीट। तो ये टेम्परेचर इसमें काफ़ी हाई होता है। तो इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज़ द हॉटेस्ट लेयर। और टेम्परेचर इसका कब कहाँ तक जाता है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है। और इसकी वजह है कि सनलाइट सबसे पहले थर्मोस्फियर में आती है, फिर बाकी लेयर के अंदर एंटर होती है। और इसका काम है ये रेडियो एक्टिव जो वेव्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करती है, जिस वजह से ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होता है। तो ये मुख्तलिफ लेयर थी जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। अब हम चलते हैं जो मेन एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो कौन कौन से। तो सबसे पहले तो आपको पता चाहिए कि इश्यूज हैं कौन से, फिर हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो इशू आ जाता है वो आ जाता है डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, या ओजोन लेयर की कमी जो हो रही है। ओजोन लेयर मौजूद थी तो हमारा माहौल बचा हुआ था, लेकिन इसकी कमी हो गई है, इसकी थिनिंग हो रही है, जिसको हम डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का नाम देते हैं। दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तीसरा ग्लोबल वार्मिंग है, दुनिया भर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। चौथा स्मॉग,
धुंध सी कैफियत जो है। एसिड रेन, तेजाबी बारिश जो है। छठा यूट्रोफिकेशन, जिसमें जो लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनके ऊपर एलजी की एक लेयर सी नजर आती है, ये भी एक एनवायरमेंटल इशू है। और सबसे बड़ा इशू जो है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के लिए एक अलग लेक्चर आपको दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस करने वो पहले 6 वाले इशू जो है वो डिस्कस करने हैं। और उनमें क्या क्या शामिल है? डेप्लीशन इन ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, स्मॉग, एसिड रेन और यूट्रोफिकेशन। सबसे पहले हम जो है ओजोन लेयर डेप्लीशन को स्टडी करते हैं कि ओजोन लेयर क्या है और ये क्या काम करती है। तो पहला जो क्वेश्चन पैदा होता है वो ये है कि व्हाट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है क्या? ओजोन लेयर जो है ये, ओजोन बेसिकली खुद ओजोन जो है ये क्या है? ये ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एलोट्रॉपिक फॉर्म वो होती है जिसमें केमिकल नेचर उसकी सेम रहती है, लेकिन फिजिकल नेचर जो है वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन के एटम पाए जाते हैं, लेकिन फिजिकली ये और क्या कह सकते हैं कि केमिकली भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ओजोन जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन के, और इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। आम ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम होते हैं, उसका फार्मूला है O2। और जो ओजोन है उसका फार्मूला क्या है? O3। और अगर हम फिजिकली देखें, इसका कलर जो है पेल ब्लू गैस है, और इसकी पंजेंट स्मेल होती है, चुभने वाली आँख, नाक को चुभने वाली, आंखों को चुभने वाली बू होती है। तो इस वजह से ये खतरनाक है। इट इज फाउंड इन द अपर एटमोसफियर ऑफ एयर, जमीन एयर के सबसे ऊपर वाले जो, जहाँ एटमोसफियर है वहां पे ये पाई जाती है। किस लेयर के अंदर? स्ट्रेटोस्फियर के, यानी स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वाला जो लेयर का हिस्सा है, जो तकरीबन 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में आता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? ओजोन लेयर का नाम देते हैं। और इसकी अमाउंट जो है एयर के अंदर 0.0006, बाद जो है वो 0.008 भी कहते हैं, तक जो है वो मौजूद पाई जाती है, और जो कि 3 बिलियन मैट्रिक टन के बराबर होती है। सबसे पहले ओजोन लेयर को जो डिस्कवर किया था वो 2 साइंटिस्ट थे, फ्रेंच फिजिकिस्ट। 1930 के अंदर डिस्कवर किया, और इनका नाम था चार्ल्स फेब्रे और हेनरी बॉयसन। ये 2 फ्रेंच फिजिकिस्ट थे, उन्होंने ओजोन लेयर को डिस्कवर किया। अब ओजोन लेयर के फंक्शन हम देखते हैं कि ये क्या क्या फंक्शन जो है परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये जो अर्थ है उसको प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है। और क्या करती है ये लेयर? जो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनको प्रिवेंट करती है, जो कि हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह हैं। क्यों नुकसानदेह हैं? क्योंकि ये जो है वो स्किन कैंसर पैदा कर सकती हैं, इसके अलावा आई डिजीज पैदा कर सकती हैं, और डीएनए जो है उसको इफेक्ट कर सकती हैं, वो भी स्प्लिट हो सकता है, टूट सकता है। तो इस वजह से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इनसे जो है वो प्रिवेंशन की ज़रूरत है। इसके बाद ओजोन जो है, ये साइंटिस्ट ने नोट किया है कि उसकी लेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थिन होती जा रही है, और उसमें कमी वाक़ हो रही है। और उस कमी की वजह से एक सुराख बन गया जिसको हम कहते हैं ओजोन होल। ये ओजोन होल सबसे पहले 1985 के अंदर एक अमेरिकन था, जोनाथन शेंकलन, उसने डिस्कवर किया। और ओजोन होल क्या है? इट इज एन एक्चुअली अ रीजन ऑफ एक्सेप्शनली डेप्लीटेड ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन की लेयर पाई जाती है, तो उसमें अगर लेयर के अंदर थिनिंग हो गई है, अमाउंट कम हो गई है, तो वो क्या कहलाएगी? ओजोन लेयर के, ओजोन होल कहलाएगी। और ये ओजोन होल कहाँ पाया गया? एंटार्कटिक रीजन के अंदर पाया जाता है, जो कि साउथ हेमिस्फीयर से ये इसकी बिगिनिंग हुई है। और कब होती है? स्प्रिंग सीजन के अंदर। यानी स्प्रिंग सीजन के अंदर जो है वो ओजोन लेयर जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर से शुरू होती है और एंटार्कटिक रीजन तक आती है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि ओजोन को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? ओजोन की मेजर के लिए जो यूनिट इस्तेमाल हुआ है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, उसको कहते हैं डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट जो है वो एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अंटार्कटिक रीजन के अंदर इसको डिस्कवर किया गया 1985 के अंदर। और ज़्यादा मकदार इसकी जो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, वहाँ पे ये पाई जाती है।
इट इज़ मोर प्रोनाउंस, यानी ज़्यादा ये पाई जाती है कहाँ पे, एट पोल्स। और एवरेज अमाउंट अगर देखी जाए ओजोन की एटमॉस्फेयर के अंदर वो है 300 डॉप्सन यूनिट, जबकि अंटार्कटिक जोन के अंदर 200 डॉप्सन यूनिट जो कम हो गई है, जिस वजह से एवरेज अमाउंट 100 डॉप्सन यूनिट जो पाई गई है। यानी असल अमाउंट 300 तक होनी चाहिए, देखो वो नहीं है, बल्कि उसकी मकदार कितनी है, 100 डॉप्सन यूनिट है, जो कि ओजोन होल को या ओजोन की कमी या डेप्लीशन को ज़ाहिर करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ओजोन लेयर जो है उसकी डेप्लीशन या ओजोन होल जो है उसकी बनने की क्या क्या रीजन है, उसकी क्या क्या वजूहात हैं। तो उसकी वजूहात में जो है कुछ केमिकल्स शामिल हैं, जिनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से, स्प्रे कैन से रिलीज होते हैं और ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिस वजह से उसकी थिनिंग भी होती है और डेप्लीशन भी हो जाती है। तो इस तरह से ओजोन जो है वो कम हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। और ओजोन लेयर की कमी की वजह से हर साल 16 सितंबर को जो है वो डे ऑफ सेलिब्रेशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को प्रिजर्व करने का दिन जो है वो मनाया जाता है कि ओजोन लेयर को कैसे हमने बरकरार रखना है, उसको थिनिंग से कैसे रोकना है। ये तो था ओजोन डिप्लीशन के हवाले से। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसी के अंदर एनवायरमेंटल इशू के अंदर, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये असल में टर्मिनोलॉजी दी गई है ग्रीन हाउस से। ग्रीन हाउस क्या होता है कि शीशे का एक कंटेनर सा होता है इस तरीके से, और इसके अंदर जो सनलाइट है वो अंदर एंटर तो नहीं होती है, लेकिन एंटर एंटर तो हो जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती, जिस वजह से अंदर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। रेज एंटर हो गई है लेकिन बाहर जो है वो लिखने को निकलने को ये क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। तो ये जो शीशे का एक कंटेनर है ये क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस कहलाता है। तो जमीन पूरी जो है उसमें अगर देखा जाए तो उसमें सनलाइट जो है वो एंटर होती है, लेकिन कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि उसको रिफ्लेक्ट होने से रोक देती हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब हमने देखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं और टेम्परेचर कैसे ये इंक्रीज करती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये ऐसी गैसेस हैं जो थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन है उनसे जो एनर्जी आती है उसको ऑब्जर्व भी करती हैं और उसको रेडिएट भी करती हैं। और इन मेजर काजेज जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की हैं उसमें पहली चीज़ आ जाती है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल हम जलाते हैं वो पहली रीज़न आ जाती है। फॉसिल फ्यूल से मुराद क्या है, कोल है, पेट्रोल है। इनके जलने से जो गैसेस पैदा होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। यानी आप देखें ये जो कंपाउंड है मुख्तलिफ रेशो के साथ एयर के अंदर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 58% है, मीथेन है 18% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो 13% है, ओजोन है ये 7% तक है, और नाइट्रस ऑक्साइड 6% है। यानी हर एक की एक खास परसेंटेज है जो एयर के अंदर एकोमुलेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है और सन की लाइट को ट्रैप करके ज़मीन के टेम्परेचर बढ़ा रही है। दूसरी रीजन जो है डिफॉरेस्टेशन है, जंगलात का कटाव। जंगलात क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, दरख्त ही नहीं होंगे, एब्जॉर्प्शन का अमल नहीं होगा, तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाएगी जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगी। इस तरह से फार्मिंग जो है, जो फसलें उगाई जाती हैं तो उसमें फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और उसमें क्या केमिकल यूज होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज इन फर्टिलाइजर, इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होकर एयर के अंदर जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। चौथी चीज जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सनतों से निकलने वाला फुजला है, जिसमें ये गैसेस शामिल हैं और ये एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, पॉल्यूट भी करती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी करती हैं। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के नतीजे में एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट होता है ये हमने देखना है। तो एनवायरनमेंट के ऊपर जो इफेक्ट है उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है ग्लोबल वार्मिंग। पूरी दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है।
डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की कमी हो रही है क्योंकि ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। स्मॉग एंड एयर पॉल्यूशन, दोनों सी जो कैफियत है वो स्मॉग कहलाती है, और एयर पॉल्यूशन यानी हवा की आलूदगी। चौथा, एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, पानी के जो तालाब हैं, झीलें हैं, दरिया हैं, उसमें तजाबियत बढ़ जाती है। चेंज इन द अर्थ क्लाइमेट एंड वेदर, जमीन का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, ये चेंज हो जाता है, या चाहे वो साल साल पे मुहित वेदर हो, या खास साल पे मुहित क्लाइमेट हो, या डेली जो पोजीशन है जिसको हम वेदर का नाम देते हैं, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसके अलावा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो आइस है पोल्स के ऊपर, नॉर्थ पोल या साउथ के ऊपर, वो मेल्ट होती है माउंट के ऊपर, माउंटेन से, और उसकी वजह से बारिशें जो है वो ज़्यादा तेज़ी आती है। बारिशें का की वजह से जो है समंदर की सतह जो है बुलंद हो जाती है, जिस वजह से सुनामी और दूसरी कैफियत पैदा होती है। तो इस तरह से ये जो ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज करके नेगेटिव असर दे देता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद नेक्स्ट चीज जो इसी से रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू द ग्रेजुअल राइज इन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जमीन का जो टेम्परेचर है उसके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली है, ग्रेजुअल का मतलब आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। तब्दीली का मतलब क्या है? टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा एटमॉस्फेयर का, तो उसको हम क्या नाम देंगे? ग्लोबल वार्मिंग, यानी पूरी दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इसकी वजूहत क्या है? इसमें पहले नंबर पर जो रीजन आती है वो है रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और आर्गॉन, दूसरी जो गैसेज हैं, ये सारे पॉल्यूशन काज कर रहे हैं। इस तरह वोल्केनिक एरप्शन, वोल्केनो क्या होता है? जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो बाज लावा उगलने वाले जो पहाड़ हैं उसमें से, उनको हम नाम देते हैं वोल्केनिक एरप्शन। वो लावा बाहर निकलता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ज़मीन का भी और एयर का। इसके अलावा मीथेन गैस है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रही है। एक्सेसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल एंड फॉसल फ्यूल, गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल, तेल पेट्रोल कोयला, इसका ज़्यादा इस्तेमाल, ये भी कार्बन जो गैसेज हैं उनके ज़्यादा होने का बायस बन रहा है, जिससे ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो रही है। और इसके बाद डिफॉरेस्टेशन है, दरख्त काटने की वजह से भी टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। दरख्त जो है ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो दरख्तों का कटाव या डिफॉरेस्टेशन भी ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। अब हमने देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग का हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो उसमें पहला जो सोल्यूशन आता है वो ये है कि जो गाड़ियां उनका इस्तेमाल कम से कम कर दिया, मिनिमाइज द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। दूसरा है यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के आप मतबादल जराए इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जिससे कोई पॉल्यूशन नहीं होती। इसके बाद प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, डिफॉरेस्टेशन को कवर करने के लिए एक बड़ा मुनफरिद जरिया। ये तो होगा ग्लोबल फार्मिंग। इसके बाद एक छोटा टॉपिक आ रहा है स्मॉग के हवाले से, इससे हवाले से भी पेपर में जो काफी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो इसको भी हम कवर करते हैं। सबसे पहले हमने देखना कि स्मॉग है क्या और ये कैसे फिट करते हैं। व्हाट इज स्मॉग? स्मॉग इज अ स्पेसिफिक टर्म यूज्ड फॉर इंटेंस यानी शदीद एयर पॉल्यूशन, शदीद किस्म की एयर पॉल्यूशन जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? स्मॉग का नाम देते हैं। और ये दो वर्ड ने निकला, स्मॉग और ये वर्ड स्मॉग, सॉरी, वर्ड स्मॉग जो टू वर्ड से निकला, स्मोक और फॉग से। SMO के बाद जी यहाँ से लिया गया, ये क्या बनाता है? स्मॉग। एक और टर्म इससे मिलती जुलती हुआ है, फॉग। फॉग इज फॉर व्हेन द वाटर वेपर्स इन द एयर कंडेंस्ड टू वाटर ड्रॉपलेट्स, दे स्टे इन एयर एंड फॉर वाइटिश लेयर। अगर वाटर के ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर ट्रैप हो गए तो वो क्या होगा? फॉग हो। और अगर फॉग के साथ स्मोक भी आ जाए, जैसे गाड़ियों का धुआं होता है, तो वो स्मोक कहलाता है। अब इसकी हमने देखनी काजेज क्या क्या, यानी स्मॉग होता किस वजह से। तो उसमें जो पहली काज आती है, अच्छा काजेज के देखने के लिए पहले मैं थोड़ा सा एक मजीद डिटेल बता देता हूँ। अ ब्राउन कलर्ड गैस कॉल्ड नाइट्रोजन पर ऑक्साइड combined with some of other gases in the presence of light and far compound called smog। स्मॉग बनने का प्रोसेस जो है
उसने बताया कि नाइट्रोजन पर ऑक्साइड और दूसरी गैसेज हैं, ये जब लाइट के साथ जो है लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, स्मॉग बनाती हैं। और स्मॉग जो है ये 3 रीजन की वजह से हो सकता है। वोल्केनिक एरप्शन, वोल्केनो पहाड़ का फटना, इसके बाद ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रियल एमिशन है, और तीसरा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, यानी कोल है, नेचुरल गैस है, उनके इस्तेमाल से भी जो है वो स्मोक आएगा एयर के अंदर और वो फॉग का बायस बनेगा। और इसके इफेक्ट्स क्या आ जाते हैं, नुकसानदेह पहलू के कौन कौन से हैं, उसमें एक तो आ जाता है रोड एक्सीडेंट एंड प्लेन क्रैश। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है डिफेक्ट्स इन बर्थ, पैदाइश के अंदर खामियां पैदा होंगी, बच्चे पैदा होंगे मजबूर हो सकते हैं या कोई हिस्सा मुतासर हो सकता है और वो इस वजह से ही होगा। तीसरा आ जाता है प्री मैच्योर डेथ ड्यू टू कैंसर डिजीज, वक्त होने मैच्योर होने से पहले ही डेथ हो जाएगी क्योंकि कैंसर फैल सकता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने के मसाइल होंगे। और जो फोटोकेमिकल है उसका एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको पान कहते हैं, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, और ओजोन, ये भी जो है वो इसका अंदर रोल प्ले कर सकते हैं पॉल्यूशन के अंदर। इसके बाद दमा जो है वो बढ़ जाएगा, अस्थमा एग्रेवेशन, एग्रेवेट का मतलब इंक्रीज हो जाना। इरिटेशन ऑन आईज चेस्ट नोज एंड थ्रोट, हमारी आंखें, सीना, नाक और जो गला है उसमें जो है वो इरिटेशन होगी, उसमें जो है वो तकलीफ होगी। तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, ये इफेक्ट के तौर पर आती है। इसके अलावा मजीद जो इसके नतीजे में इफेक्ट पैदा होते हैं उसमें इफेक्ट ऑन प्लांट एंड एनिमल की बात करते हैं। पौधे और एनिमल जो हैं ये भी इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। अब हमने देखना है स्मॉग की कौन कौन सी टाइप्स हैं। दुनिया के अंदर स्मॉग की जो है वो 2 टाइप्स पाई जाती हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर विंटर स्मॉग और समर स्मॉग का नाम देते हैं। विंटर स्मॉग को हम लंदन स्मॉग भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ये लंदन के अंदर देखा गया और वहां पे पाया जाता है। ठीक है, समर स्मॉग जो उसको हम लॉस एंजलिस स्मॉग कहते हैं। एक और बात याद रखने वाली कि ये जो विंटर स्मॉग है इसका एक और नाम क्लासिकल स्मॉग भी है। ठीक है, इसको हम सल्फ्यूरस स्मॉग भी कहते हैं क्योंकि सल्फर के कंपाउंड ज्यादा होते हैं, जिसमें ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकते हैं, और इसके अलावा डस्ट हो सकती है। और समर स्मॉग जो है ये फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहलाता है, और इसमें जो है कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन शामिल है। तो ये 2 टाइप्स स्मॉग की, विंटर स्मॉग और समर स्मॉग। स्मॉग के बाद जो नेक्स्ट जो इशू आता है एनवायरनमेंट के हवाले से वो आ जाता है एसिड रेन, तेजाबी बारिश। तेजाबी बारिश या एसिड रेन डिस्क्राइब्स एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट अकर्स हाई लेवल ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। एयर के अंदर अगर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाए तो उसके नतीजे में एसिड रेन हो सकती है। तो ये 2 कंपाउंड के नाम आपने याद रखना है। इसके बाद नॉर्मल जो रेन होती है उसकी पीएच अगर देखी जाए एसिड की वो 5.6 होती है, जबकि एसिडिक रेन जो है उसकी पीएच 4.2 टू 4.5 हो सकती है। अब काजेज क्या है, कोल बर्निंग पावर प्लांट, फैक्ट्री एंड ऑटोमोबाइल, बर्निंग फॉसल फ्यूल, और वोल्केनिक एरप्शन, वोल्केनो पहाड़ का फटना, ये भी एक बड़ी रीजन है एसिडिक रेन, क्योंकि उसके अंदर से जो गैसें निकली हैं उसमें नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड लाजमी शामिल है। अब ये जो एसिडिक रेन है इसका क्या इफेक्ट होता है, माहौल पे क्या होता है इफेक्ट, ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो एक तो ये है कि कोल बर्निंग जो पावर प्लांट है, फैक्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल हैं। अच्छा, इफेक्ट्स हम स्टडी करें। एक तो एक्वाटिक लाइफ जो है मुतासर होगी, जिसमें फिशेज और क्रे फिश जो है खास तौर पे शामिल, फिशेज और ख़ास तौर पे क्रे फिश, ये जो है वो माल एनवायरनमेंट से एसिड रेन को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद डैमेज द फॉरेस्ट, जंगलात तबाह हो जाते हैं। बिल्डिंग और कार ये ख़राब हो जाती हैं, इनकी आउटर लेयर जो है उसकी वेदरिंग हो जाती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड लाइक आई इरिटेशन एंड अस्थमा, दमा और आंखों के अंदर जो खराबी है या उसमें खुजली है, ये किस वजह से होती है, एसिड रेन की वजह से हो सकती है। इसके बाद एक छोटा सा इशू इसके साथ हवाले से भी आ जाता है, और वो है यूट्रोफिकेशन, द हाइयर रेट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन न्यूट्रिएंट्स रिच लेक एंड पॉन्ड, ऐसे तालाब या जोड़ या झीलें होती हैं जहाँ पे
न्यूट्रिएंट ज़्यादा आ जाते हैं तो वहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, प्रोटोजोन आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, उसके अंदर डिजीज कारक जर पैदा करते हैं। तो वो वाटर जो है वो पॉल्यूशन के लिए जो है वो सही नहीं होता है, तो इस वजह से उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसको हम एल्गल ब्लूम का नाम देते हैं, क्योंकि एलजी इसमें काफ़ी ज़्यादा मकदार के अंदर पाई जाती है। एलजी की एक लेयर सी बन जाती है जो कि उसके अंदर डीकम्पोजिशन का प्रोसेस कराती है। इसकी काजेज में एक्स्ट्रा फास्फेट फ्रॉम वॉशिंग पाउडर, नाइट्रेट और फास्फेट हैं जो कि फर्टिलाइजर से हासिल होते हैं। तो पार्टिसिपेंट, ये था आपका जो आज का टॉपिक। इसका कुछ हिस्सा पॉल्यूशन में, वो मैंने अगले लेक्चर के अंदर इंक्लूड किया। अब इसमें कुछ एमसीक्यूज भी हैं, वो मैं एमसीक्यूज आपको बता रहा हूँ, साथ ही मैं आपको सोल्यूशन भी इसके भेज रहा हूँ। तो इसमें पहला जो एमसीक्यू है वो ओजोन के हवाले से उसने पूछा है। ओजोन इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या नन। तो जाहिर बात है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर पाई जाती है। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, सबसे ठंडी लेयर जो है, जो जमीन के करीब तरीन लेयर है, वो है ट्रोपोस्फियर। ए ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की एयर के अंदर परसेंटेज 0.03% है। डी ऑप्शन इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट होगा। ओजोन लेयर प्रिवेंट्स द फॉलोइंग रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, बी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर। ओजोन अपर एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय किससे होती है, HCl, स्मॉग या क्लोरो फ्लोरोकार्बन से होती है। तो उसमें क्लोरो फ्लोरोकार्बन का मेन रोल है। विच ऑफ दीज इज अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस है। विच ऑफ दीज इन एन इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें क्या होता है, नॉट इन। ग्लोबल वार्मिंग है, स्मॉग एंड एयर भी है, मेल्टिंग ऑफ आइस भी है, और फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, बी जो है ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेजुअल राइज इन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। स्मॉग इज अ नेचुरल फिनोमेना कलरलेस कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, ऑल ऑफ दीज, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, सी वाला ऑप्शन इसके अंदर क्या करेक्ट होगा। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज आल्सो कॉल्ड आयोनोस्फीयर, सबसे पहली लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फियर, इसको हम आयोनोस्फीयर का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यू है नंबर 11, क्लासिकल स्मॉग इज अदर नेम ऑफ विंटर स्मॉग, लंदन स्मॉग, समर स्मॉग, बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड बी, डी वाला होगा। विच वन ऑफ दीज इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग का बाय प्रोडक्ट कौन सी है, तो इसमें बोथ ए एंड बी, पान और स्मॉग, सॉरी स्मॉग नहीं, इसमें पी एन, पान जो है ये बाय प्रोडक्ट है। ए ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट होगा। इसके बाद 13 नंबर आ रहा है, पीएच ऑफ एसिडिक रेन ग्रेजुअली रेंजेस बिटवीन, तेजाबी बारिश जो है उसकी पीएच जो है वो कितनी होती है, उसमें 4.2 से 4.54 जो है ये करेक्ट होगा। वी टाइप ऑफ गैस इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, सबसे ज्यादा जो पाई जाती है 58%, वो कार्बन डाइऑक्साइड। द हाई रेट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन न्यूट्रिएंट रिच लेक इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम, यूट्रोफिकेशन, ये दोनों है, तो डी पार्ट बोथ ए एंड बी और करेक्ट होगा। अब एसिड रेन जो है, तेजाबी बारिश जो होती है, इसकी क्या वजूहत है, तो अगला पॉइंट जो इसकी रीजन के वाले आ जाता है, एसिडिक रेन इज ड्यू टू combustion of fossil fuel, file, oil leakage, oxides of sulfur, न्यूक्लियर वेस्ट। तो इसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है ये क्या काज करते हैं, तो इसका सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। द ओजोन लेयर वाज डिस्कवर्ड बाय, लास्ट ऑप्शन चार्ल्स फैब्रे एंड हेनरी बॉयसन, डी ऑप्शन इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद
नेक्स्ट नंबर पे जो 18 नंबर पे आ रहा है, एवरेज ओजोन लेयर डेप्लीशन इन आर्कटिक जोन में जो ओजोन लेयर की डेप्लीशन है वो 300 ऑक्सीजन तक है। वर्ड स्मॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम स्मोक एंड फॉग, इसका 300 और इसका स्मोक एंड फॉग। पैन इज एब्रिविएशन फॉर पर ऑक्सी एसिडिक नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो, बाकी सारे गलत हो। तो ये 20 MCQs थे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप इजीली कर लेंगे। इसको इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट के लिहाज से समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसको याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।